वेलकम टू रीड राइट। और आई थिंक आई लॉस्ट स्कैप। पहले तो मैं आप लोगों को से जो है ना थोड़ा सा आई फील गुड कि आपने रमज़ान में जो है ना प्रेपरेशन का स्टार्ट कर लिया है, कि यूजुअली जो है नहीं होगा, राइट। और आज के जो डिस्कशन है वो थोड़ी इनफॉर्मल होगी। मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, आपको क्या डूज़ हैं और डोंट्स हैं, और 2026 की पेपर्स को भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि ट्रेंड्स चेंज हो गए तो हमें तैयारी भी उसके मुताबिक करनी है। हमने पहली सारी वाली बातें भूल जानी है जो मैंने भी बताई, मेरी वीडियोज़ में भी देखी, वो भी गलत है। अभी हमने थोड़ी तैयारी जो है डिफरेंट तरीके से करनी है। लेकिन ये जो रमज़ान का महीना है इसको यूटिलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। और ईद की छुट्टियों में ज़्यादा छुट्टियां ना करना, छुट्टियों का मतलब ये है कि ज़्यादा ब्रेक ना लेना। वी आर नॉट सपोज टू टेक अ वेरी लॉन्ग ब्रेक इन ईद लीव्स। तो वो जो है हमें उस पर पहले काम करना है। तो आइए ज़रा हम उस पर बात करते हैं। देखिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं फेब के अंदर और आपका एग्ज़ाम होना है फेब के अंदर, यानी 2026 और 2027। वी हैव कंप्लीट 12 मंथ्स। और अगर इन 12 महीनों में जिनकी अंग्रेजी थोड़ी सी भी ठीक है, जिनकी थोड़ी सी भी ठीक है, यानी कि वो अपना जो इंट्रोडक्शन है, दे कैन राइट देयर ओन इंट्रोडक्शन इन देयर ओन हैंड राइटिंग, अपनी हैंड राइटिंग के अंदर अपना इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। वो तो जो है अगर उनका CSS नहीं होता इन 12 महीनों में या तैयारी नहीं कर पाते, तो इसका मतलब है या फ्लॉ उनमें था या फ्लॉ मुझ में था, तीसरा कोई फ्लॉ नहीं था। अगर कोई फ्लॉ लक के अंदर या आपकी जो है ना फेट के अंदर आ गया तो वो इट वुड बी लेस देन 5 to 10%। लेकिन जो मेजॉरिटी है वो आपका कसूर होगा या मेरा कसूर होगा, राइट। या मैंने आपको प्रॉपर्ली गाइड नहीं किया या आपको पुश नहीं किया और आपका कसूर होगा या आपने प्रॉपर्ली तवज्जो नहीं दी। अभी है जी रमज़ान का महीना, CSS के जो एग्ज़ाम है वो इस दफ़ा क्या आया, तो आइए ज़रा इस पे बात करते हैं। 2016 में सिलेबस चेंज हुआ और 2026 तक क्या हुआ, ये सिलेबस चेंज रहा, यही सिलेबस रहा। लेकिन 2026 के अंदर पेपर जो थे वो क्या आ गए, डिफरेंट आ गए। डिफरेंट का क्या मतलब है? क्या वो मुश्किल थे? नहीं। क्या वो आसान थे? नहीं। वो डिफरेंट थे, मुख्तलिफ थे। यस। वो कैसे मुख्तलिफ थे? पहले आते हैं जी, हम एस्से के स्टार्ट करते हैं। हमारा जो है एस्से का पेपर पहले आया, तो एस्से की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, एग्जामिनर ने क्या किया, उन इंस्ट्रक्शंस को टोटली चेंज कर दिया, तब्दील कर दिया। 10 साल तक या उससे पहले भी 2007 में भी पिछले 20-25 सालों से एक ही एग्जामिनर इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि उसको क्वेश्चन में आपको एस्से के पेपर में क्या चाहिए, और एकदम से उसने क्या किया, 2026 के अंदर उसने टोटल इंस्ट्रक्शंस चेंज कर दी। तो इसका मतलब है कि अब हम जो है वो तमाम इंस्ट्रक्शन जो थी पीछे वाली, अगर तो वो इन इंस्ट्रक्शंस के साथ मैच करती हुई हम उनको कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज वी आर गोइंग टू डिस्कार्ड ऑल द इंस्ट्रक्शंस विच आर कॉन्ट्राडिक्टेड टू दीज इंस्ट्रक्शंस। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक एस्से का पेपर जो है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा फेलियर रेट है एग्जामिनेशन के अंदर कैंडिडेट्स का, उसकी इंस्ट्रक्शन चेंज कर दी, तो उसकी तैयारी भी क्या होगी, अब डिफरेंट तरीके से होगी। पहले किसी ने कोई टॉप किया, किसी ने क्या किया, किसी ने XYZ अपने YouTube पे वीडियोस देखी होंगी, रील्स देखी होंगी, वो सारी बातें सही तो थी, लेकिन वो दे वर राइट टिल 2025। 2026 के अंदर चेंज हो गई। प्रेसी का पेपर वैसे ही आया, उसमें कोई खास चेंजेस नहीं थी, वो हम सारा कुछ पढ़ेंगे, डिटेल के अंदर करेंगे। अब आते हैं हमारे पास जो जीके के पेपर्स हैं, उनके अंदर क्या हुआ। जीके के 3 पेपर्स होते हैं जी हमारे पास। पहला है जी हमारे पास जनरल साइंस एंड एबिलिटी। जनरल साइंस एंड एबिलिटी, अब अक्सर कैंडिडेट जो बच्चे हैं उनको दिक्कत पेश आती है, जो कि इंजीनियर नहीं है या जिनका डिजिट्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, उनको मसला आएगा जनरल एबिलिटी के अंदर, उनको काफ़ी मसला आएगा। और जनरल एबिलिटी जो है वो आपका 40% तो आपका सब्जेक्टिव में है, और ऑब्जेक्टिव में भी 5 से 10 नंबर का कभी कभी आ जाता है, यानी कि 40 to 45 मार्क्स जो हैं वो लाजमी तौर पर जनरल एबिलिटी के हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जनरल एबिलिटी का जो पोर्शन है उसके ऊपर हम ज़्यादा तवज्जो देंगे और उसके ऊपर ज़्यादा मेहनत करेंगे। रमज़ान के अंदर अगर आप सिर्फ जनरल एबिलिटी ही पूरा कर लें, सिर्फ जनरल एबिलिटी, जो कि 50 नंबर का पेपर है 1200 में से, मैं समझूंगा कि आपने बहुत अच्छी तैयारी कर ली।
रमजान के अंदर अगर आपने साथ में जनरल साइंस भी तैयारी कर ली तो मैं समझूंगा कि आपने सिर्फ एक सब्जेक्ट ही कर लिया तो आपने बहुत अच्छी तैयारी कर ली। ठीक है जी, जनरल साइंस एंड एबिलिटी ये एक सब्जेक्ट है, लेकिन हम इनको अलग-अलग करके पढ़ते हैं, इनकी डिफरेंट क्लासेस लेते हैं। ठीक है जी, तो अब आते हैं जनरल साइंस की तरफ। जनरल साइंस का पेपर भी उसने क्या किया, वो जो क्वेश्चन जो पोर्शन था वो डिफरेंट था। डिफरेंट कैसे कि पहले फर्ज कीजिए पूछता था कि वो सेल का स्ट्रक्चर बता दें। इस दफा उसने क्या किया, फॉर इंस्टेंस मैं वैसे सेक ऑफ डिस्कशन बता रहा हूं आपको कि उसने सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया को लिया और उसकी इलैबोरेशन मांग ली कि इसके बारे में डिटेल में बताइए। पहले वो जनरल पूछा करता था, अब उसने क्या किया, स्पेसिफिक हो गया। तो इसका मतलब यह है कि अब हमारी तैयारी भी क्या होगी, इलैबोरेटिव होगी और डिटेल ओरिएंटेड होगी, बजाय इसके कि हम सुपरफिशियल तैयारी कर लें। राइट, ये हो गया हमारे पास जनरल साइंस एंड एबिलिटी का, कि जो कि डिफरेंट पेपर आया था और ये एबिलिटी वाला पोर्शन मुश्किल था जिस पे आपको तवज्जो देनी है। देन है जी हमारे पास करंट अफेयर्स। जी, करंट अफेयर्स सबसे सीएसएस के जर्नी के अंदर जो ओवररेटेड सब्जेक्ट है, जो सबसे ज्यादा ओवररेटेड है, जिसके बारे में आपको डराया जाएगा, ये किया जाएगा, पता नहीं क्या हो गया जी, करंट अफेयर्स ये हो जाएंगे, फलां मेरे से पढ़ेंगे, उधर से पढ़ेंगे, 50 जगह से पढ़ेंगे, समझ फिर भी नहीं आएगी। आइए ज़रा इसको आराम से डाइसेक्ट करने की कोशिश करते हैं। करंट अफेयर्स है क्या, इसको तैयारी कैसे करनी चाहिए, लोग आपको डराते क्यों हैं और आप डरते क्यों हैं, इन सारी बातों का जवाब लेते हैं। पहली बात तो ये जान लीजिए कि आपके पास जो है वो 2 आवर्स और 30 मिनट्स होते हैं, यानी 120 मिनट्स प्लस 30 तो कितने हो गए, 150 मिनट्स है। राइट, और 30 मिनट्स का आपका ऑब्जेक्टिव होता है, 3 घंटे का पेपर आपका, तो 150 मिनट्स में आपने करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चंस करने हैं, 4 क्वेश्चंस करने हैं, 4 क्वेश्चंस पर क्वेश्चन जो है आपका एक एवरेज टाइम जो है वो 37 मिनट्स टू 40 मिनट्स बनता है जी। एक अच्छा राइटर जो है, एक बहुत अच्छा राइटर, एक अच्छा लिखारी जिसकी अच्छी तैयारी है, वो ही और शी कैन राइट 8 to 10 पेजेस। ये मैं वो बता रहा हूं कि जो बहुत ज्यादा जिन्होंने प्रैक्टिस की होगी, वरना एवरेज 5-6 पेजेस पे लिखते रहते हैं, 5-6 साइड्स, लीव्स नहीं, साइड्स। अब आपके पास स्पेस क्या हो गई, लिमिटेड हो गई। ठीक है, लिमिटेड हो गई। आपने पढ़ा किसी भी जगह से, यहां से XYZ जगह से सी पैक पढ़ लिया, राइट, या बलूचिस्तान पढ़ लिया आपने, उसमें आपने 4 पॉइंट्स पढ़ लिए, उसकी अच्छाइयां क्या हैं, बुराइयां क्या हैं। बलूचिस्तान को सॉल्व करने के 4 जो है उसके बता दें, सॉल्यूशंस बता दें, 4 इश्यूज बता दें, 4 सॉल्यूशंस। आपने सिर्फ 4 पढ़े, ज्यादा नहीं पढ़े आपने। अब उन 4 को लिखने के लिए आपके पास पेजेस कितने हैं, 8 से 10। ये उन कैंडिडेट्स के लिए जो आउटस्टैंडिंग तैयारी की हुई है, जनरली 5 से 6 पेजेस। 5 से 6 पेजेस में आप टोटल 8-10 पॉइंट्स लिख ही नहीं सकते। राइट, तो आपने लिख दिए, आपने कहीं से सुन लिया कि सी पैक के बारे में किसी ने कोई नई बात कर दी है और आपको कहा गया कि भाई अगर ये बात लिखोगे तो तुम्हारा पेपर को पता नहीं क्या कर देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। पेपर के अंदर चेकिंग जो है वो रैंडम तो नहीं होती, आपकी चेकिंग जो है वो बस देखेगा कि उसने लिखे हुए मेजर पॉइंट्स लिखे हुए, दैट वुड बी ऑल। आप उसके अंदर से कोई नई चीज नहीं इन्वेंट कर सकते या नई चीज इनोवेट करके नहीं लिख सकते। आप भागते रहें भागते रहें भागते रहें, इधर भागे उधर भागे, 4 जगहों में भागे, 50 पॉइंट्स लिख लिए आपने, लिखे कितने गए, वही 3 या वही 4 या 5। डिफरेंस कहां पे आया, कहीं पर भी नहीं आया, आपका टाइम वेस्ट हो गया। अब आपको डराया क्यों जाता है, क्योंकि आपने तमाम सब्जेक्ट्स को पढ़ा होगा, आपको लगेगा कि मैं कैसे एनालिसिस कर सकता हूं या कर सकती हूं, कि मैं, मुझे क्या पता अमेरिका में क्या हो रहा है चीजें। यार जैसे हमने बचपन में कोई सब्जेक्ट पहली दफा पढ़ा था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा हमने, सोशियोलॉजी जिसमें हमने ग्रेजुएशन की हुई है, उसके अंदर हमें शुरू में कोई चीज़ आती थी, नहीं आती थी। जब टीचर ने पढ़ा दिया, कुछ अरसे के बाद हमें आ गई, हमने लिख दिया, और जब बोर्ड के एग्जाम हुए तो सारों के सारे पास नहीं हो गए। 19-20, 18, 19-20, 18, 19-20 यही नंबर आते रहे, ऐसा ही है। तो यहां पर भी वैसे ही मार्क्स आएंगे, 18, 19-20, 18, 19-20। जो अच्छे कैंडिडेट होंगे उनका क्या आ रहा होगा, ये 20 नंबर का सवाल है, जो अच्छे कैंडिडेट्स होंगे उनके नंबर आ रहे होंगे 16 to 17, जो बुरे होंगे उनके आ रहे होंगे 12 to 13। दैट वुड बी ऑल। अच्छे कैंडिडेट सारे के सारे इस कैटेगरी में होंगे, जो एवरेज होंगे इस कैटेगरी में होंगे। ये डिफरेंस होगा। यकीन कर लीजिए, इस बात को पल्ले से बांध लीजिए, कोई इंसान आपको जो है कहीं पर भी पढ़ लीजिए, आपको कोई नई चीज नहीं बता देगा। उसने अखबार में पढ़ी होगी, उसने आपको अगर बता दी, ऐसे ही मैं फजूल बातें करता रहा हूं, फलानी चीज के ऊपर ये हो गया वो हो गया, आपका टाइम का ज़िया होगा। ये 100 नंबर का पेपर था, 1100 नंबर डिफरेंट थे, तो 100 नंबर के पेपर को 100 नंबर की तरह ही करेंगे।
आपको यहां पर समझ भी आ जाएगा, चीजें भी हो जाएंगी, जितने पॉइंट्स लिख लिए वो लिख लीजिए, कोई नई डेवलपमेंट होगी एंड पे जाकर हम उसको ऐड कर लेंगे, दैट वुड बी ऑल एनफ, मोर देन एनफ। आपके पास ना टाइम है ना स्पेस है, देयर इज पॉजिटिव टाइम एंड स्पेस। तो यू हैव टू बी क्लियर इन माइंड कि आपको करना क्या है। जब भी मैं किसी को स्मार्ट स्टडी का कहूं तो वो आगे से 10 किताबों का नाम मुझे बता देगा, ये किताब पढ़ लें, पाकिस्तान हार्ड कंट्री, यू नो के व्हाई नेशंस फेल्स। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी टॉपर्स हैं, जिन्होंने 2 टॉप किए, डॉक्टर ईजा, डॉक्टर ओकाशा, उन दोनों ने ये किताबें नहीं पढ़ी अपने रिटर्न की जर्नी के अंदर, राइट? उनके पास टाइम ही नहीं था, बाकी चीजें की, इनके ऊपर तवज्जो दी, ये नहीं कि तवज्जो नहीं दी, तवज्जो दी, पढ़ा, अपने नोट्स भी बनाए, लेकिन अननेसेसरीली काम नहीं किया, राइट? अब आते हैं इसी के साथ ही हम पाकिस्तान अफेयर्स के ऊपर, जिसको अगेन फिर आपको डराया जाएगा कि पाकिस्तान अफेयर्स। अब पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर यही करंट इश्यूज जो हैं वो पाकिस्तान रिलेटेड होंगे, वही चीजें होंगी, उसके अंदर कोई नई चीज नहीं है। अगर अब अफगानिस्तान का इशू है, अफगानिस्तान में क्या हुआ, 1980s में हमने जिहाद किया, उसके बाद तालिबान आ गए, हमने अच्छे ताल्लुकात थे, बुरे ताल्लुकात हो गए, 5-7 पॉइंट्स होंगे, वो कहीं से पढ़ लें, खुद पढ़ लें, यहाँ पे पढ़ लेंगे, जहाँ पर पढ़ रहे हैं यहाँ पर पढ़ेंगे, या कहीं से पढ़ लेंगे, कोई बंदा आपको नई चीज़ नहीं बता सकता। कभी भी ये नहीं होगा कि अफगान जिहाद जो है वो 1979 के इन्वेजन के बाद स्टार्ट नहीं हुआ था, सब यही बताएंगे, सब वही बातें करेंगे। पहले बताएंगे 1996 वाले तालिबान कैसे थे, 2021 वाले तालिबान कैसे हैं, उसके बाद जो है ना एस्केलेट हो गया, ये जो हम डिटेल में पढ़ा भी दूंगा मैं आपको। कोई नई चीज़ नहीं है, नो वन कैन टेल यू अ न्यू थिंग। जो न्यू चीज है, जो बेहतर चीज है, वो क्या है कि उसको याद कैसे करना है, उसको लिखना कैसे है, उसकी प्रेजेंटेशन कैसी है, अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है। वहां पर जाके आपके आर्गुमेंट तो आप अच्छे लिख ही लेंगे, हर जगह से मिल जाएगी, अब लिखना कैसे है, पहले बात कौन सी आएगी, बाद में कैसे लिखनी है। अल्फाज हैं, अल्फाज अगर जो है अल्लामा इकबाल के मुंह में जाते हैं तो वो शायरी बन जाते हैं, है तो लफ्ज ही, वही अल्फाज मैं करूं तो वो डिफरेंट बन जाएंगे। तो वही अल्फाज वही, लेकिन उनको शायरी में तब्दील कैसे करना, तो वो हमने सीखना है, राइट? अल्फाज का इस्तेमाल, अल्फाज तो आपको पता है, हर किसी को पता है, वो सीख भी लेंगे, जैसे छोटे बच्चे ने अल्फाज पढ़े, लेकिन छोटे बच्चे ने अल्फाज पढ़े तो जब वर्ड्सवर्थ ने कहा तो वो पोएट ऑफ नेचर बन गया, और बाकी तमाम लोग जो थे उनकी बातें आम हो गई, राइट? तो इस तरीके से हम इसकी तैयारी करेंगे। अच्छा, अब ये कितने पेपर्स हो गए? 3 पेपर्स हो गए। इनके अंदर आपको इंडिविजुअली पास नहीं करना। इंग्लिश एसे में आपको कितने मार्क्स लेने थे? 40 मार्क्स। प्रेसी एंड कंपोजिशन में कितने मार्क्स लेने थे? 40 मार्क्स। 39 आएंगे तो फेल हो जाएंगे। इनमें आपको 40 मार्क्स नहीं लेने, इन तीनों में आपको 120 मार्क्स लेने हैं। इसमें 0 आ गए, इनमें 60 + 60 आ गए, आप क्या हैं? जीके में पास हैं, राइट? जीके के 3 पेपर है, जीके 1, जीके 2, जीके 3। इन तीनों को कलेक्टिवली कम्युलेटिवली मिलाकर आपको कितने मार्क्स चाहिए? यू हैव टू सिक्योर 120 मार्क्स। और अब जाकर देखिए कि जो टॉपर्स हैं 2021 के पेपर, 2022 के पेपरों के अंदर टॉप 10 में जाकर डीएमसीज देखिए कि पाकिस्तान अफेयर्स में सारे फेल हैं। पाकिस्तान अफेयर्स में किसी के 4 नंबर है, किसी के 6 नंबर है। मैं टॉपर्स की बात बता रहा हूं, टॉप 10 में जाकर एक इक्का दुक्का के अलावा 7-8 लोग जो हैं डबल डिजिट में भी नहीं गए। क्यों? क्योंकि उस साल जो है, क्या उस साल लोगों ने तैयारी नहीं की होगी? क्या उस साल वो कहानियां नहीं सुनी जो आपको कहानियां सुनाई जाएंगी कि ये कर दो, वो कर दो, फलां कर दो, तो उसकी फौजें आ गई, ये वो आपके गूज बम्स दे दिए। तैयारी की थी, एग्जामिनर ने जब बॉटल नेक लगा दी, सारे उस रगड़े में आ गए, सारे उस के उस चीज के अंदर आ गए। तो यू हैव टू बेयर इन दिस इन माइंड कि जब एग्जामिनर जो है वो किसी को बॉटल नेक लगाएगा या किसी को फिल्टर लगाएगा तो आप भी उस फिल्टर में आ जाएंगे। आपका काम यह है कि जब फिल्टर लगे तो आपने हायर साइड पे रहना है। वो कैसे आते हैं? वो वही कि अल्फाज का चुनाव और उसके बाद उनका जो प्लेसमेंट है वो कैसे करनी है और उसको प्रेजेंट कैसे करना है। ये एग्जामिनर जो है ये मैट्रिक वाले पैटर्न पे आपका पेपर चेक करेगा, ना कि कैम्ब्रिज वाले पैटर्न के ऊपर। कैम्ब्रिज में वो पढ़ता है, चीज़ें करता है, यहां पर क्या करेगा? पढ़ेगा तो सही, लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन को, आपकी क्वांटिटी को, आपकी क्वालिटी को वो मद्देनजर रखते हुए आपको नंबर्स देगा। अब आते हैं जी इस्लामियात की तरफ। इस्लामियात अगेन पिछली दफा बहुत ज्यादा फेलियर रेट था इसके अंदर, इस्लामियात के अंदर। इसमें भी आपको 40 मार्क्स लेंगे तो आपको क्या करेंगे? पास होंगे, अदरवाइज फेल हो जाएंगे। पिछले तो बहुत अच्छे से कैंडिडेट्स फेल हो गए। क्यों फेल हुए? आइए जानते हैं।
इस दफ़ा एक सवाल आया, गिव कमेंट्स के ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ अल्लाह, ठीक है, और फिर बताया कि वननेस ऑफ गॉड या तौहीद के के व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ तौहीद ऑन इंडिविजुअल लाइफ। हम क्या करते हैं कि हम पढ़ते रहते हैं, तौहीद को पढ़ते रहते हैं, और तौहीद पढ़ा और साथ में कुल वल्लाहु अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम और वो सारा पढ़ते रहते हैं, और फिर उसके इंपैक्ट्स भी पढ़ते हैं। ये सवाल तैयार किया होता है बच्चों ने। अब सवाल आया था एग्जिस्टेंस ऑफ अल्लाह पे कमेंट कीजिए या उसके दलाइल दीजिए या आर्गुमेंट्स दीजिए इन द के सपोर्ट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। अब इसके ऊपर वननेस ऑफ गॉड की बात नहीं की थी, उसने तौहीद के कमेंट्स नहीं मांगे, बल्कि कमेंट किसके मांगे थे? एग्जिस्टेंस ऑफ अल्लाह के। उसमें क्वांटम थ्योरी लगाएं, रिलेटिविटी के लगाएं, और आर्गुमेंट्स दें, कुरान और हदीस से दें, आर्गुमेंट्स दें। आपने क्या किया? अगला पोर्शन जो था किसके बारे में? तौहीद के बारे में था। तो बच्चों ने क्या किया? तौहीद के बारे में लिख दिया कि वननेस ऑफ गॉड के जो है ना आर्गुमेंट्स क्या है। गलत इंटरप्रिटेशन हो गई। तो इसका मतलब यह है कि एग्जामिनर जो है वो ट्रेडिशनल वे से हट गया, उसने सवाल डिफरेंट दिया, और आप सवाल पढ़ने की बजाय आपके माइंड में जो प्री कंसीव नोशंस थे उसके मुताबिक आपने जवाब देना शुरू कर दिया, और उसका नतीजा क्या होगा? जिन लोगों ने वैसे किया फिर वो क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। यू हैव टू। अभी इस दफा क्या हुआ? इस दफा लोगों के गेस लगे या नहीं लगे? हर किसी ने कहा जी मेरे ऐसे आ गए, मेरे ऐसे आ गए। पिछले 3-4 सालों से जो है ना मैं जो पढ़ाता हूं, ये जो हम यहां पे करते हैं, वो ऐसे आ जाते हैं। अब उसमें नई बात क्या है? वो तुक्का है, इट्स जस्ट अ फ्लूक। एक पैटर्न, एक सिलेबस दिया हुआ है जी एसएस के अंदर, चीजें दी हुई है कि ये चीजें आएंगी, वो हर कोई पढ़ाया जा रहा है, राइट? जिसके अंदर उसने पढ़ा दिया, उसके अंदर वो चीजें दे दी, तो वो आगे पेपर के अंदर आगे, बाकी नहीं है। इसमें क्या नई चीज है? मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स इस्लामियत के अंदर मैंने ये सिलेबस है, सिलेबस पूरा पढ़ा दूं कि मेरे गेस में से आएगा, 80% दे दूं, 80% में तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी ना गेस आने की। कोई किसी के कोई गेस नहीं है यहां पर, ना मैं गेस किसी को देता हूं, ना कभी किसी को गेस को प्रमोट करता हूं। आप खुद पढ़िए, सारा होलिस्टिकली पढ़िए। आप एंड पे आपको ये सवाल करने की जरूरत ही ना हो 12 महीनों में कि मुझे कोई गेस भी चाहिए या नहीं चाहिए। आप कहें मुझे तो हर चीज़ आती है, जो भी सिलेबस में आएगा मैं लिख दूंगा। इस दफ़ा के सवाल जाकर देखिए, जो आपको लोग गेस वगैरह बताते रहे, ये गेस है, ये गेस है, ये गेस है, उनसे जाकर पूछिए जो गेस दिया था आपने, ये सवाल के अंदर तो उसने पूरी पूरी किताब पूछ ली थी। करंट अफेयर्स में भी, पाकिस्तान अफेयर्स में भी मल्टीपल क्वेश्चन पूछ लिए थे। पहले एक एस्पेक्ट होता था, अब उसने 4-4, 5-5 सवाल दे दिए। अब इसका क्या करें? ये तो पूरा किताब उठा के दे दिए। ये पूरी किताब गैस है? नहीं, किसी का कोई गैस नहीं है। गैस का मतलब ही क्या है कि वो तुक्का होगा ना। गैस का मतलब है तुक्का, तुक्का लग गया ना लगा। तो आपको तैयारी करनी है बेहतर, और इस्लामियात के अंदर भी आपको अगेन होलिस्टिकली तैयारी करनी है। ठीक है जी। अब आते हैं जी हम ऑप्शनल्स की तरफ। उसका तो लेक्चर हम बाद में लेंगे, फिर मैं आपके क्वेश्चन लेता हूं। अभी ऑप्शनल्स के अंदर वी विल हैव अ डिबेट सिलेक्टिंग ऑप्शनल। 1 महीने के बाद, रमजान के बाद हम उसके ऊपर लेक्चर लेंगे, जैसे आज का लेक्चर है। लेकिन अभी के लिए पंजाबी सब लोग रखते थे, बड़ा आसान सब्जेक्ट है, मैं भी रिकमेंड करता हूँ, सारे रिकमेंड करते हैं। लेकिन इस दफ़ा पंजाबी का पेपर उसने मुश्किल नहीं दिया, लेकिन आसान भी नहीं दिया। आप उसके ऑब्जेक्टिव जाकर देखिए, ऑब्जेक्टिव पढ़ते पढ़ते आपको टाइम लग गया। इस बार इंटरनेशनल लॉ का पेपर जाकर देखिएगा, उसने किया क्या आपके साथ, उसने डिटेल में चला गया। क्रिमिनोलॉजी का पेपर देखिए, जेंडर का पेपर देखिए, जो मेजॉरिटी रख रहे थे, तो उसके साथ क्या किया उसने। करंट जो इंटरनेशनल रिलेशंस और जो पॉलिटिकल साइंस के पेपर्स थे, वो ऑस्टेंसिबली बज़ाहिर तो आसान लग रहे थे, लेकिन वो इतने आसान पेपर थे नहीं। रिजल्ट आपको बता देगा, राइट? इस तरह हिस्ट्रीज के साथ भी पाकिस्तान, अगर आप इंडो पाक हिस्ट्री का पेपर देखें तो वो सारे का सारा पाकिस्तान अफेयर्स के जो क्वेश्चंस थे उसने वो दे दिए। तो इसलिए अभी ऑप्शनल की बात करने की बजाय हम फोकस करते हैं कंपल्सरी के ऊपर और जर्नी के ऊपर। तो आइए अब देखते हैं कि हमारा जर्नी यहाँ पे क्या होगा, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन लेता हूँ। देखिए यहां पर आपको पहले क्या दिया जाएगा, यहां पे लेक्चर्स होंगे आपके। यू विल हैव अ लेक्चर हो गया आप लोगों का। देन द टीचर, इंस्ट्रक्टर वुड रिकमेंड यू सम रीडिंग मटेरियल। इट कुड बी अ बुक, इट कुड बी सम नोट्स, या कोई नोट्स जो हैं, इसकी मैं बात बताता हूं जी। नोट्स का मतलब यह है कि वो आपको कोई आर्टिकल दे देंगे, कोई चीजें दे देंगे कि यहां से पढ़ लें। याद रखिएगा, कोई भी टीचर मुझसे मेरी यहां पे अगर आपको किसी के हैंड रिटन नोट्स दे, वो आपके लिए डोंट है, इट्स अ फॉरबिडन फ्रूट, शजरे ममनुआ है उन लोगों के लिए जो टॉप करना चाहते हैं सीएसएस के अंदर। अगर आप में से किसी ने कहा कि मुझे फलाने के नोट्स दे दे, फलां के नोट्स दे दे, सारे टॉपर्स के यहां पे नोट्स पड़े हैं, ले लीजिएगा, लेकिन मत लीजिएगा।
जिस दिन आपने किसी के नोट्सों पे एनएसआर करना शुरू कर दिया, किसी के नोट्स लेना शुरू कर दिए, या किसी ने नोट्स आपको देना शुरू कर दिए, इसका मतलब है आपका वो बंदा भी रॉन्ग नंबर है और आप भी रॉन्ग नंबर है एज एन एस्पायरेंट। मैंने तो अपनी जिंदगी के अंदर कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो टॉप 10 या टॉप 20 में आया और रिटर्न के अंदर नहीं देखा जिसने दूसरे के नोट्स पढ़ के तैयारी की हो। सारों ने अपने नोट्स बनाए और अपनी ही तैयारी की, हर किसी के अपने नोट्स हैं टॉपर्स के। तो लोग आपके नोट्स मांगे, ना कि आप किसी के नोट्स मांग रहे हो। वो आपको बुक बताएंगे या आपको नोट्स का मतलब यह है कि आर्टिकल भेजेंगे, वहां से आपने करने के हैं कि आपने नोट्स मेकिंग करनी है जी। आप इनको लेकर चले गए, घर चले गए। देन आप जब घर गए तो आपने क्या की, नोट्स मेकिंग करनी है जी अपने खुद। ये कैसे करेंगे, इस पे भी आपको लेक्चर दे दिया जाएगा, हाउ टू मेक नोट्स, हाउ टू टेक नोट्स, लॉन्ग नोट्स, शॉर्ट नोट्स कैसे करने हैं। देन यू हैव टू मेमोराइज। अच्छा, जब मैं मेमोराइज की बात करता हूं तो लोग चले जाते हैं रोट लर्निंग की तरफ, रोट लर्निंग की तरफ। दीज आर टू डिस्टिंक्ट थिंग्स। वन इज मेमोराइजेशन, मेमोराइज करना, याद करना, और रोट लर्निंग जो है वो है रट्टा, ठीक है, प्योर। डिफरेंस क्या है? देखिए, जब तक आप मेमोराइज या लर्न नहीं करेंगे, आप तो एनालिसिस, कहते हैं ना कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दें। कॉन्सेप्ट क्लियर किस चीज का करा दें? मैं आपको पढ़ा रहा हूं, फर्ज कीजिए यूएस चाइना का पढ़ा रहा हूं, या यूएस या रशिया का पढ़ा रहा हूं। मैं ब्रंजॉफ डॉक्ट्रिन पढ़ाता हूं आपको, या मैं आपको पढ़ाता हूं वार्सा पैक्ट और नेटो पढ़ाता हूं। अब वार्सा पैक्ट क्यों हुआ, नेटो क्यों बनी, उसके कौन कौन मेंबर थे, क्या था, ब्रंजॉफ जो है ना आपका डॉक्ट्रिन क्या था, ये तो आपको याद होगा तो आप एनालिसिस कर सकेंगे ना। ये रोट लर्निंग तो नहीं है। तो आपको क्या करना है, मेमोराइज करना है। फिर यहां पर आएंगे 2-4 दिनों के बाद आपका क्या होगा, यहां पर आपका उसका टेस्ट होगा, ये हमारे जिम्मे है। और उसके बाद क्या होगी, इसकी इवैल्यूएशन होगी। इवैल्यूएशन के बाद क्या मिलेगा आपको, फीडबैक मिलेगा। और फीडबैक के बाद क्या हो जाएगा, फिर हम कहां चले जाएंगे, लेक्चर के ऊपर, और फिर इसको साइकिल को रिपीट करेंगे। आप 1 महीना डिसिप्लिन होकर कर लीजिए ये वाली बात, आप देखेंगे कि वेयर डू यू स्टैंड। 1 महीना पहले कहां पे थे और 1 महीना बाद में कहां पे हैं। पहला 1 महीना जो है, 3-4 हफ्ते, 5 हफ्ते जो है सीएसएस की जर्नी के स्टार्ट के अंदर, वो वार्म अप का टाइम होता है। आपका माइंड जो है, बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, एकदम से पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। कुछ लोगों की आदत होती है, ज़्यादातर लोगों की नहीं होती। ये थोड़ी पढ़ाई स्कूल टाइप होगी, आपको थोड़ा बर्डनाइज हो जाएंगे। तो बस अपने आप को यूँ समझे कि वार्म अप कर रहे हैं आपको, राइट। और करते रहिए, ट्राई टू डू एज मैक्सिमम एज यू कैन। एक डे के अंदर जो भी पढ़ाया जाता है तो उतने ही पढ़ लीजिए, ज़्यादा पढ़ने की अभी के लिए ज़रूरत नहीं है। अगर कैपेसिटी है, 1 हफ्ते के बाद दोबारा मुझसे पूछ लीजिएगा, मेरे पास आ जाइएगा, जो ऑनलाइन वाले कोऑर्डिनेटर के थ्रू मुझसे पूछ लीजिएगा कि आपके पास टाइम ज़्यादा बच जाता है लेक्चर लेने के बाद, ये सारा कुछ करने के बाद भी, तो मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ने का कहूँगा। अदरवाइज एक्स्ट्रा पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है, और हमारे पास टाइम भी नहीं होगा, राइट। So that is all from my side. तो अब आपके हाउस इज ओपन फॉर क्वेश्चंस। यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस एज मैनी एज यू वांट, जो भी आपके हैं जी प्लीज आस्क। ऑनलाइन वाले जो हैं, एनीवन प्लीज। एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? जी जी। ऑप्शनल के लिए आई विल गिव यू अ लेक्चर, ठीक है। There is a video of mine on YouTube, how to select optionals. It's not a one-time discussion. It's a long debate, and after 2026, it has become a longer debate now. तो I'll give you a lecture after 4 or 5 weeks. मैं आपको डिटेल एक लेक्चर दूंगा ऑप्शनल्स के ऊपर, और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। It's not the right time to decide optional at the moment. अभी हम फोकस करेंगे जो स्टार्ट हो रहे हैं कंपल्सरीज। When we will cross the bridge, come across the bridge, then we will cross it. अभी unnecessarily आपके बर्डन पड़ता जाएगा। Yes, एक बात, एक सब्जेक्ट की एक से ज्यादा किताबें अभी के लिए नहीं लेनी। अभी इस महीने के अंदर एक सब्जेक्ट की एक से ज्यादा किताब नहीं लेनी, राइट। बस ये कर लीजिए, उसके बाद हम बाकी चीजें। जी ऑनलाइन वाले कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों के यार? प्लीज आस्क मी क्वेश्चंस। जी जी जी, वालेकुम सलाम। यार इंग्लिश तो मैं खुद पढ़ाऊंगा आसिफ, अंग्रेजी तो मैं खुद पढ़ाऊंगा, कोई इशू नहीं है। मैं अभी आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा, उसमें भी आपको आज मैं फीडबैक देता हूँ आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। और जो है हसीब, आवर होल एग्जाम इज डिपेंडेंट अपॉन इंग्लिश राइटिंग स्किल्स, और उसके अंदर सिंटैक्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो जिन लोगों का सेंटेंस स्ट्रक्चर बेहतर होता है, जिनकी एजुकेशन के अंदर उन्होंने थोड़ा सा बेहतर किया होता है, तो वो आराम से पास कर जाते हैं। आपने सुना होगा ना यार, मैंने वैसे ही 3-4 महीने पढ़ा था और पास कर गए। उनकी एक चीज़ कॉमन है, उनकी अंग्रेज़ी ठीक थी।
अंग्रेज़ी ठीक थी, उनको लिखना आ गया, सीख लिया, 3-4 महीने पढ़ा लिख लिया। अंग्रेज़ी लिखना और अंग्रेज़ी राइटिंग जो है, सिंटेक्स स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी जी, लास्ट या ठीक अंग्रेज़ी का कुलिया ये है मेरे मुताबिक कि अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे अपना तारुफ, राइट योर इंट्रोडक्शन इन योर ओन हैंड राइटिंग 15 से 20 मिनट के लिए, तो आप 2-3 सफ़े मुझे अपने तारुफ में लिख दें या डेली रूटीन में लिख दें और उसमें कोई ग्रामेटिकल या स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो तो आपकी अंग्रेज़ी ठीक है। बस इतनी सी अंग्रेज़ी, कोई वकैब नहीं, कोई चीज़ नहीं, वकैब भी आ जाएगी, स्पीड भी हो जाएगी, सिर्फ बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। माय नेम इज़ तैमूर, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गो टू ऑफिस, देन आई कम टू अकेडमी, ये वाली अंग्रेज़ी भी है तो भी ठीक है। आई गो टू स्कूल और ही गोज टू स्कूल का अगर डिफरेंस आपको पता है और आप इस पर गलती नहीं करते, एब्सोल्युटली ठीक है जी, फिर आगे चलेंगे। आप स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं, अगर नहीं है तो आप क्या हैं, माइनस में चल रहे हैं जी। वोकैब इज अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बट वोकैब इज नॉट एन इशू। वोकैब वो नहीं है जो आपको लग रही है कि मैं जीआरए की लिस्ट आपको दे दूंगा, आप पढ़ना शुरू कर देंगे। देखिए वोकैब जो होती है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ वोकैब। एक होती है कोलोक्वल जो हम बोलने में यूज करते हैं, एक होती है रिटन, रिटन के अंदर डिफरेंट होती है, तो वो दैट इज नॉट एन इशू। इशू क्या है, सिंटैक्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर। वोकैब इज नॉट एन इशू। ऐसे ही है, आप जिम में जा रहे हैं और आप कहते हैं कि मैंने जो है मेरी बॉडी बन जाएगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, मैं ऐसे बना लूंगा, तो वो ट्रेनर आपको कहेगा यस इट विल टेक टाइम, वो कोई इशू नहीं है। वो कहता क्या है ट्रेनर जो है, वो कहता है कि आपकी कंसिस्टेंसी मैटर करेगी। अगर आप डेली आएंगे, जिम के अंदर आएंगे या किसी पार्क में जाएंगे या ग्राउंड में जाएंगे, तब जाकर आपको बेहतर होगा, अदरवाइज यू कैन नॉट। ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए। ग्रामेटिकल एरर्स में बेसिक ग्रामेटिकल एरर्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर। अगर आप लिख दें कि अली गो टू स्कूल, तो अली गो टू स्कूल में तो बिल्कुल ही गलत हो गया ना ये सेंटेंस स्ट्रक्चर। और यकीन कीजिए मोर देन 98% या अराउंड 98% लोगों का सेंटेंस स्ट्रक्चर ही ठीक नहीं है। मैं अभी आपको आगे दूंगा ना वो जो है ना उसके बाद। जी आसिया इलाही, मैं ले लूँ। सर ये अक्सर न्यूज़पेपर की बात करते हैं कि डाउन न्यूज़ को पढ़ें और वहाँ से डाटा एक्सट्रैक्ट करें और जो है वो इस तरह हम लोग जो है वो वहाँ से जो डाटा ले सकते हैं, वहाँ से अपनी इंग्लिश बेहतर कर सकते हैं, वोकैबुलरी को अच्छा कर सकते हैं। तो किस तरह हमें पढ़नी चाहिए न्यूज़पेपर? बेटे अभी तो पढ़ना ही नहीं चाहिए आसिया, अभी 1-2 महीने तो न्यूज़पेपर को हाथ भी मत लगाइए। इट विल नॉट वेस्ट योर टाइम बट इट विल ईट अप योर टाइम। मैं यूँ नहीं कहता इट विल नॉट वेस्ट योर टाइम, इट विल ईट अप योर टाइम। जनरल एबिलिटी में केड़ा न्यूज़पेपर, जनरल साइंस में विच न्यूज़पेपर, राइट, इस्लामियात में विच न्यूज़पेपर, ठीक है जी, प्रेसी राइटिंग के अंदर कौन सा न्यूज़पेपर। अब आईआर के अलावा जो है ना अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी हम बेसिक्स ठीक करते हैं। आसिया जब हम क्लास 1 में गए थे तो हमें ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल पढ़ाया था, राइट। तो अगर पहले दिन में मैं आपको पढ़ाना शुरू कर दूं आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर्स और बाकी चीज़ें, तो वो गलत होगा। पहले हम एबीसी सीखेंगे, फिर हम सेंटेंसेस, फिर वर्ड्स बनाएंगे, फिर उनके सेंटेंसेस बनाएंगे, फिर इस तरह आगे आगे चलेंगे ना स्टेप बाय स्टेप। तो हमारा जो न्यूज़पेपर का, ये बुक्स पढ़ने का या कोई आर्टिकल्स पढ़ने का जो स्टेप है वो सेकेंडरी है, अभी के लिए नहीं है। अभी हम बेसिक चीज़ें पढ़ लें तो फिर हमें समझ में आएगा कि इसको कैसे पढ़ना है। जी एक जी आप क्वेश्चन कर जी। नहीं वेरी नहीं करती, अभी पहली दफ़ा वेरी की है, वो मैं पढ़ाऊंगा आपको, ऐसे और प्रेसी मैं पढ़ाऊंगा और कुछ करंट अफेयर्स भी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है जी। आप बस आते रहिए बस उसके अंदर जी। जी वन सब्जेक्ट एट ए टाइम, लेकिन अभी के लिए जो पढ़ाया जाएगा आपको क्लास के अंदर सिर्फ उतना कर लीजिए। रमज़ान में आपसे गुजारिश ये है डेली आइए, छुट्टी मत कीजिए, रोज़ा लग रहा है जो मर्जी है, डेली का काम डेली कीजिए। आप रमज़ान में ये कर लीजिए, मैं आपको जो है ना अंग्रेज़ी थोड़ी सी अगर आपकी बेहतर है तो मैं आपको लिख दूंगा कि आपको क्वालिफाई हो जाएगा। वो कब हो ये नो कि कब हो कि 3 अटेम्प्ट्स में देंगे तो हो जाएगा क्वालिफाई, राइट। बट द थिंग इज दैट यू हैव टू बी रेगुलर। वो डेली से कभी जो जितना पढ़ रहे हैं उतना ही कीजिए और ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है। जी सर अब लॉ किया हुआ जी जी। अब देखिए कॉन्सेप्ट है, फर्ज कीजिए न्यूसेंस का कॉन्सेप्ट है, न्यूसेंस पब्लिक भी है प्राइवेट भी है, ऐसे ही है। अब आपको याद होगा, फिर आपने अगर इस साल के यूएल के पेपर दिए हैं तो वो अब क्लोज बुक हो गए हैं, आपने केसेस भी मेमोराइज किए होंगे, आपने इक्विटी के अंदर भी किया होगा, जो केस है वो कौन सा रोज केस था। तो वो जो कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर हम समझेंगे ही। मेमोराइजेशन का मतलब ये नहीं है कि कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे, मेमोराइज का यही है कि सही कॉन्सेप्ट को मेमोराइज कीजिए। न्यूसेंस की डेफिनेशन आ गई, उसकी काइंड्स की डेफिनेशन आ गई, उसके केस लॉज आ गए, ये तो बेसिक है ना, समझ में आए और समझ के लिखेंगे बस, राइट। तो जो समझ लीजिए इस चीज़ को, कॉन्सेप्चुअल स्टडीज़ का ये मतलब नहीं है कि आप मेमोराइजेशन नहीं करते।
मेमोराइज तो आपको करना ही पड़ेगा, और जो ज़्यादा मेमोराइज करेगा उसके ज़्यादा मार्क्स आएंगे, उसको ज़्यादा जो है ना उसको बेहतर लगेगा, और फिर जो लिखेगा बेहतर उसको करेंगे उसको बेहतर। जी जी नहीं, GRE वर्ड लिस्ट अभी कोई वर्ड लिस्ट तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। दिसंबर जैन में देखेंगे वोकैब कैसे तैयार करनी है। ईडीएम्स वगैरह किसी और जगह से तैयार करेंगे, GRE के वर्ड लिस्ट से तैयार नहीं करते हम। यहाँ पे GRE की तैयारी नहीं कर रहे हैं, GRE ने खुद स्क्रैप कर दी हुई है, तो हम क्यों तैयारी कर रहे हैं उसकी। जो GRE के अंदर अभी एग्जाम। जी सर, जो टीचर आएंगे यहाँ पर आकर आपको बताएंगे। जनरल एबिलिटी वाले डिफरेंट टीचर हैं, जनरल साइंस वाले डिफरेंट टीचर हैं, करंट अफेयर्स वाले डिफरेंट है, पाकिस्तान अफेयर्स वाले डिफरेंट है। वो आके आपको बताएंगे टॉपिक वाइज। कभी वो आपको कोई आर्टिकल भेज देंगे, आपको कोई आपको चैप्टर बता देंगे, कोई आपको किताब बता देंगे, वही करेंगे, उसके अलावा नहीं करेंगे अभी के लिए। बाद में जब हम तैयारी कर लेंगे 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद, फिर हम देखेंगे कि अखबार कितना पढ़ना है, एड ऑन्स क्या करने हैं। अखबार जो है एड ऑन करता है, दूसरी किताबें जो है एड ऑन करती हैं। एड ऑन तब होगा जब वी हैव सर्टेन थिंग इन आवर हैंड्स, हमारे हाथ में कुछ होगा तो बाद में ही ऐड ऑन होगा ना, तो फिर वही ऐड ऑन करेंगे। जी ऑनलाइन में से कोई जी। वेलकम। Be a monitor topper. Number 2 is, why is the failure rate so high? What do students do? I mean, the preparation is sort of similar. They go to the academy to do preparation. Yes. But why is the failure rate so high? Okay. What do they do wrong? Okay. Laiba, the first question, the first answer to your question, the answer to your first question is, the key to become a topper is consistency, 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 and consistency. Even if you are sick, if there is a storm, you are studying. You're not budging away from your goal. If you're made a plan of studying 4 hours a day, or 2 questions per day, or 1 question per day, you are studying for that. The first thing is consistency till your papers. And you do not have distractions. Distractions means your social media usage and unnecessary chatters with the aspirants. आप जितना ज़्यादा, the more you will discuss with the aspirants, the more confused you would get. If you want to discuss your preparation, discuss it with me, with the teachers, not with the fellow aspirants. They will confuse you and they will pull you down with their stupidity, right? If they're not feeling good and if they're not understanding something, they will put in your mind that this is a very difficult topic, I'm not understanding. Your mind would start working, thinking in the same way that I'm not getting it, and your mind would refuse to understand a very easy topic which was very easy for you. Secondly, you said that despite preparing well, that why of the majority of the candidates fail. The number one answer to that, the number one foremost thing is the sentence structure. If you read the examiner reports of 42 subjects, of including all the optional subjects and the compulsory subjects, the first line would be of all the examiners would be the incorrect use of English language. Incorrect use of English language. Even once I was reading a report for geography, the examiner wrote that the people did not even know, the aspirant did not even know the spellings of earthquake. Instead they wrote earthquake. So a candidate of CSS, of examination, or the PMS examination does not know what is the difference between earthquake and earthquake, right? The English language. The second thing is that the wrong choice or the wrong interpretation of the questions. If you're well prepared, Taimur is well prepared, but when Taimur goes to Islamiyat paper, he without reading the complete question, without focusing on the question, he gives the argument regarding the oneness of Allah. He does not give argument for the existence of Allah. They are the kind of synonymous concept, but two distinct concepts. So that is another reason. There is no third reason. Yes, luck is a failure, it's a reason as well, but it affects only 5 to 10% of the people, but 90% plus people fail because of the English grammar and because lack of their their understanding. And there is one category who do not qualify CSS. They are the chatterboxes. They sit here, they will study from here, they will study from there, like a thirsty crow. Once there was a thirsty crow, he flew here and there and could not find water. They cannot find water anywhere. And when finally they see a pitcher, then they start start putting the pebbles into it. तो वो यही करते रहते हैं. और फिर उन्होंने क्या किया, with barring few exceptions, majority of the candidate जिन लोगों ने ये claim किया कि उनको आने नहीं दिया गया एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, राइट? इस दफ़ा क्या हुआ था, इंस्ट्रक्शंस थी कि आपने 50 मिनट पहले आ जाना है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर.
हमारा पेपर 9 बजे होता था, अभी पेपर कितने बजे था? 11 बजे, यानी कि आपको 10:10 पे वहाँ पे होना था। अब मुझे हो तो मैं तो 9:10 पे पहुँचाऊँगा, मुझे इतनी रात को पेपर की एंजाइटी होती है। अब कब पहुँच रहे हैं? 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले। उन्होंने पहले पेपर में धक्के धुक्के लगा के उन्होंने इनको जो है ना डांट डोंट के थोड़ा सा करके लाहौर में बैठने दे दिया। अगले पेपर में मैं एक वीडियो सुन रहा था, लड़की कह रही है कि कल तो इन्होंने बैठने दिया था, हम 5-10 मिनट लेट आए थे, आज क्यों नहीं बैठने? यार कल आपको वार्न कर दिया गया था। लुक एट द सीरियसनेस। क्या मैं अभी तक जितने भी सीरियस कैंडिडेट्स थे उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसने पेपर मिस किया। उनको सारी रात 3-4 बजे तक उनके मैसेज इनबॉक्स में आए हुए होते थे कि इसका क्या होगा, उसको सारी सारी रात सोते नहीं थे उनको, वो सुबह उठ के पहले पहले पहुंचे होते थे। ये तो के एक्सक्यूजेस थे। सो दीज एक्सक्यूजेस तो आपके लिए एक वैसे अनसोलिसिटेड एडवाइस जो है, ग्रुप स्टडी मत कीजिएगा। आप ग्रेजुएशन में ग्रुप्स बना चुके हैं, आपको पता है कि ग्रुप स्टडी के अंदर स्टडी के अलावा सारा कुछ होता है, राइट? वी डू नॉट स्टडी। यहां पर कोई आपसे बेहतर नहीं है, कोई आपसे कम नहीं है, आप इंडिविजुअल हैं। अगर आप अपना जर्नी इंडिविजुअल रखेंगे और क्वालिफाई करने के बाद अपने ग्रुप्स बनाएंगे तो बहुत बेहतर हो जाएगा। वो लॉन्ग लास्टिंग ग्रुप भी होंगे, वरना ये ग्रुप तो जो है ना वैसे ही आपका टाइम का वेस्ट करेंगे। आपको कोई नहीं बेहतर बता सकता, सिर्फ आपको कंफ्यूज करेंगे। आओ चलते हैं, चाय पीने चलते हैं, आओ चलते हैं, देर चलते हैं, हेयर चलते हैं, ये करते रहेंगे और एट द एंड ऑफ द डे आपका टाइम वेस्ट करते रहेंगे। आपका काम क्या था? लेक्चर लेना, उसको नोट्स बनाना, उसके अंदर करना। मैं हूं यहाँ पर, बाकी टीचर्स हैं यहाँ पर, और लोग पढ़ाने आएंगे, काउंसलर्स बैठे हुए इतने लोग हैं। अगर उसके बावजूद भी आपको किसी और की ज़रूरत है तो वो फिर आपकी पर्सनल हो सकता है। तो आई डू नॉट रिकमेंड दैट, राइट? जी। सर अभी मैं फ्रॉम पास्ट 2 मंथ्स मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, लाइक ऑल द आर्टिकल्स, और उन पे लिखती हूँ अभी से। तो लाइक शुड आई कंटिन्यू? ये कंटिन्यू कीजिए, अगर आपको टाइम मिलेगा तो कंटिन्यू कीजिए। लाइक इट टेक्स अप लाइक 2 आवर्स ऑफ हाँ ठीक है, करते रहिए, ठीक है। इट्स नॉट अ बैड थिंग, नॉट अ बैड थिंग। बट मेरा असल में कहने का मकसद ये होता है न्यूज़पेपर ना पढ़ने का अभी के लिए, दैट वी डू नॉट नो द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट कीजिए, आप ट्रेड डेफिसिट पढ़ रही हैं, बट यू डू नॉट नो व्हाट ट्रेड डेफिसिट इज और यू नो व्हाट द फिस्कल डेफिसिट इज। तो फर्स्टली वी नीड टू नो दैट व्हाट फिस्कल डेफिसिट इज, व्हाट ट्रेड डेफिसिट इज। ये टर्म्स पढ़ लें, ये चीज़ें हमें आ जाएं तो फिर पढ़ेंगे ना। जीडीपी जीएनपी का डिफरेंस नहीं पता तो जब ये पढ़ेंगे तभी हम उसको समझ आएंगे। मेरा ये कहने का मकसद होता है। वो जब हम पढ़ लेंगे उसके बाद हम न्यूज़पेपर ऐड ऑन कर लिए यूज़ करते हैं। अभी के लिए कर रही हैं तो यू कैन कीप ऑन डूइंग इट, मना नहीं करता। जी। पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स, तो कभी कुछ चीज़ें पाकिस्तान अफेयर्स की करंट अफेयर्स में ऐड करते हैं, इस तरह वाइस वर्सा। तो इससे मतलब कैसे कर? देखिए, पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर भी करंट इश्यूज होते हैं ना, ठीक है? तो इस वजह से आपको लगता है आप ना जो है ना थोड़ा सा पहले देख रही हैं उसको, अभी हमने पढ़ा नहीं है। जब हम करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ लेंगे तो दोबारा मुझसे ये क्वेश्चन किएगा कि अभी आपको ये कन्फ्यूजिंग लग रहा है या नहीं लग रहा, राइट? हम उसके अंदर ना इस दफ़ा हमने स्ट्रेटजी चेंज कर दी है। मैंने भी अपनी जो अंग्रेज़ी पढ़ाने की स्ट्रेटजी चेंज कर दी है। पहले जो बाद में पढ़ाया करता था उसको पहले पढ़ा रहा हूँ, थोड़े मिक्स किए, कुछ नई चीज़ें ऐड की हैं हर साल के हवाले से ना। तो अभी जो है इस साल की स्ट्रेटजी टोटली चेंज है। व्हाट आई अप्रिशिएट फ्रॉम यू पीपल और द क्लास ऑफ दिस, यू नो, कि ये है दैट यू हैव स्टार्टेड, यू हैव टेकन अ डेयरिंग स्टेप। मैं डेयरिंग स्टेप इसलिए हूँ कि रमज़ान के अंदर ना हमने ना रोज़ा रख के ना लोगों पे और अल्लाह पे एहसान किया होता है। तो आप लोगों में से मेजॉरिटी वो है जो सेल्फ पिटी करने वाली नहीं है, खुद पे रहम खाने वाली नहीं है कि यार रोज़ा रखेंगे तो ये हो जाएगा, रमज़ान के बाद स्टार्ट करेंगे। यू हैव टेकन अ राइट स्टेप ऑन द राइट टाइम। लेकिन प्लीज़ इसको जो है मेंटेन कीजिएगा, इसको पढ़ लेंगे, रमज़ान को यूटिलाइज कर लीजिए। आई कैन अश्योर यू दैट यू विल डू अ वेरी गुड थिंग। आपको नहीं ये कन्फ्यूजन रहेगा। करंट अफेयर्स का जो पोर्शन जो है वो बेसिकली करंट इश्यूज होते हैं ना, कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का करंट इश्यूज क्या है, वो करंट अफेयर्स में भी है और पाकिस्तान अफेयर्स में भी। सिलेबस सेम है ना दोनों का, इस वजह से आते हैं। और सर हिस्ट्री के हवाले से मेरा क्वेश्चन है, लाइक हिस्ट्री इतनी का मतलब कौन सी हिस्ट्री? पाकिस्तान अफेयर्स की? वो उसका सिलेबस दिया हुआ है। इस दफ़ा हिस्ट्री का पोर्शन खत्म कर दिए। जनरली 1857 12 देखिए 3 पोर्शन हैं, 7 12 टिल 1857, उसमें 2-4 क्वेश्चन हैं। कॉजेज ऑफ डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर क्या थी, एडवेंट ऑफ इस्लाम यहाँ पे आया, 2-3 क्वेश्चन हैं। फिर 1857 टिल 1947 दूसरा पोर्शन है, उसके अंदर भी चंद क्वेश्चन हैं उन्होंने दिए हुए सिलेबस के अंदर। वी हैव टू अबाइड बाय द सिलेबस जो दिया हुआ उसने, उसमें से आ जाएगा। सिलेबस से कोई चीज़ बाहर नहीं आती। आपको जो कहते हैं ना कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया, वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं, आउट ऑफ पैटर्न होता है कि पैटर्न 20 सालों से बना हुआ था, 10 सालों से बना हुआ था, आपने उसने नया दे दिया तो आप कहेंगे आउट ऑफ सिलेबस आ गया। इट इज़ नॉट आउट ऑफ सिलेबस, इट इज आउट ऑफ पैटर्न। तो डिफरेंस है जी। लास्ट 2 क्वेश्चंस जी, वन फ्रॉम ऑनलाइन एंड वन फ्रॉम यहाँ पे। सर मैं करवा दूंगा आपको, अभी जो पढ़ रहे हैं वो करवा दीजिए। मैं जब आएगा स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश राइटिंग के जो है, जो जितने भी आपके सवाल इंग्लिश राइटिंग के मैं आपको जब कराऊंगा पढ़ाऊंगा तो हम लिख लेंगे उसके अंदर, ठीक है? इट वुड बी लेंथी, जो हमारा काफ़ी लंबा चलेगा लेक्चर्स जो है, तो वो हो जाएगा जी। प्लीज़ कोई सिलेबस नहीं है। देखिए कल के टेस्ट जो डायग्नोस्टिक है उसके अंदर कोई सिलेबस नहीं है। आई जस्ट वांट टू नो वेयर डू यू स्टैंड।
आपका वो जनरल नॉलेज का इम्तिहान नहीं है, किसी और चीज़ का इम्तिहान है, जो मैं आपको आकर जब फीडबैक देता हूँ नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट वीक में, तो आपको आइडिया हो जाएगा मैं क्या चीज़ चेक कर रहा था। आपके जनरल नॉलेज का या आपके नॉलेज का या आपकी इंटेलेक्ट का इम्तिहान नहीं है, वो किसी और चीज़ का है, जो मैं आपको जो चेक करने के बाद आपको बताऊंगा मैं क्या चीज़ चेक कर रहा था उसके अंदर। उसमें आपकी हैंड राइटिंग भी है, प्रेजेंटेशन स्किल्स भी हैं, आपका फोकस भी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं जो उसके अंदर मैं यूज आउट करता हूँ, तो इस वजह से। जी, वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑनलाइन। जी जी जी, अच्छा, इन्होंने सवाल किया जी कितने घंटे स्टडी करना ज़रूरी है। इट इज़ नॉट वन कैप फिट्स ऑल, कोई 4 घंटे करेगा, कोई 14 घंटे करेगा। हमने करना यह है कि आपने जो पढ़ा, फ़र्ज़ कीजिए आपने 2 सवाल पढ़े, 2 सवाल करने में आपको 2 घंटे लगे, तैमूर को 4 घंटे लगे, तो आप पढ़ेंगे सर 2 घंटे और तैमूर पढ़ेगा 4 घंटे। तो हर बच्चे का, हर एस्पायरेंट का जो है वो टाइम टेबल डिफरेंट होगा, टाइम टेबल डिफरेंट होगा। जी, ऑनलाइन में से कोई क्वेश्चन नहीं है यार। ऑनलाइन वाले जो है मुझे उनसे गिला ही रहता है कि दे बिहेव लाइक शहर खामोशा, दैट आई एम टॉकिंग टू दैट पीपल, आई मीन दे डू नॉट स्पीक। तो प्लीज़ स्पीक, मेक इट इंटरैक्टिव, यू नो के। और कोई क्वेश्चन चाहिए, लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए, बोलिए। वालेकुम सलाम सर। उसमें जो है हमने रिवीजन भी करनी होती है और उसके अलावा जो है फिर में एग्जाम्स होते हैं, तो इसके हिसाब से हमारे पास देखा जाए तो 10 मंथ के बाद तो आपका जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स का जो पढ़ेंगे आपसे, तो आपने वो कब तक कंप्लीट, यार ये तो एडमिन वाले बता सकते हैं, ये दिस आंसर इज विद एडमिन कि वो कितने मंथ्स में है उसका जो है और क्या है। अभी आपके पास 10 महीने नहीं बल्कि 11-12 महीने हैं, ठीक है। जो रिवीजन है वो 2 महीने में है, अगर अच्छी तैयारी करते हैं तो फिर आपको रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। एडमिन वाले बताएंगे कि वो कंपल्सरी, ये फरवरी वाला जो कंपल्सरी है वो कितने महीनों में रखा हुआ है, क्योंकि कुछ सेशन जो है वो 6 मंथ्स जाते हैं, कुछ 6 मंथ्स प्लस माइनस 15 डेज जाते हैं, कुछ 4 मंथ्स पे आ जाते हैं। हर महीने की डिफरेंट प्लानिंग होती है, वो एडमिन के पास होगी, वो आपको सर बेहतर बता सकता है। जी, ये क्वेश्चन क्या होती है क्रिटिकल वैल्यूएशन? हाँ, तो पढ़ लेंगे, नेगेटिव जी हैं पॉजिटिव जी हैं, लिख देना उस पर। सुकून कीजिए, रिलैक्स, कम सोचिए, इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा लेस थिंकिंग कीजिए, ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी जो ना चीज़ें हैं ये। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल इवैल्यूएशन क्या होती है, क्रिटिकल एनालिसिस क्या होता है, द गुड्स एंड द बैड्स ऑफ सर्टेन थिंग, राइट। द कमिंग ऑफ तालिबान इन 2021, व्हाट गिव अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ दिस। हम उनके गुड्स भी लिखेंगे, बैड्स भी लिखेंगे और देखेंगे गुड्स ज़्यादा हैं या बैड ज़्यादा हैं। बैड ज़्यादा होंगे हम कहेंगे इनको ठीक कर लें, गुड ज़्यादा होंगे तो उनको कंटिन्यू करें, दैट्स ऑल। वो कहीं से भी पढ़ लें, वो यहाँ पढ़ा दिए जाएंगे आपको, ये गुड्स हैं, ये बैड्स हैं, और इसको लिख दीजिए, दैट्स, फिर यहाँ प्रैक्टिस भी करा दूँ, राइट। सो देयर इज, ये जो टर्म्स है ना क्रिटिकल एनालिसिस, ये चीज़ें जो आपको हॉन्ट करती हैं, ये बेसिकली ये हॉन्ट करने वाली हैं नहीं। उन्होंने ऐसे मॉन्स्टर्स टाइप चीज़ें बना दी हैं जो एक्चुअली में दे डू नॉट बिहेव, दिस टर्म्स आर नॉट मॉन्स्टरस, फिर वेरी ईजी। CSS के जो भी जिन लोगों ने एग्जाम दिए वो यही मुझे आगे कहते हैं कि सर इतना कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ था ना हवा, उतना है नहीं। आपको पेपर में जाकर लगेगा, अभी तो पेपर देखेंगे ना आपको ऊपर वो FPSC का लोगो नज़र आएगा, बाकी नज़र आएंगे चीज़ें, बाद में देखेंगे। जब पेपर आएगा आप उसको देखते ही नहीं है, यू बिहेव एज इफ़ यू आर सिटिंग इन योर मैट्रिक एग्जाम और O लेवल एग्जाम, और आप उस तरह बिहेव कर रहे हैं और वैसे के वैसे एग्जाम होंगे, दैट्स ऑल। वैसी तैयारी कीजिए, इट्स नॉट अ कॉम्प्लेक्स थिंग, इट्स नॉट, पेचीदा नहीं है। लेंथी, लेबोरियस, एग्जॉस्टिव हो सकता है, पेचीदा नहीं है। चलो जी, विद दिस आई विल कॉल इट अ डे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने का, और जो है बी कंसिस्टेंट और बी कंसिस्टेंट रहिएगा। और आपने देखा कि आज पहले दिन ही 18 लोग जो है वो एब्सेंट हैं, तो इमेजिन कर लीजिए कि आप रमज़ान के बाद देखिएगा हमारी आबादी कितनी कम हुई हुई है। ऑनलाइन वाले भी मेरे गवाह रहिएगा और ये वाले भी, और फिर एंड तक देखेंगे कितने लोग साथ रहते हैं, और फिर जो लोग एंड तक रहेंगे उनमें से जो लोग अपीयर होंगे फिर, राइट, फिर देखिएगा कि कितने % रिजल्ट आता है जी, एक्चुअल कितने %, 90% लोग फेल होते हैं या कितने % जो एक्चुअल लोग वाले कितने कंपैटिटर्स होते हैं। आपने मेरे साथ गवाह रहना, ठीक है जी। चले, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।